बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को अब से कुछ ही देर बाद लाहौर के कदाफी स्टेडियम में पीएसएल सीज़न 11 यानी कि पीएसएल 11 की पहली गेंद करवा दी जाएगी। लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद पहला मैच होने वाला है। डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर अपने टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि पहला मैच ही जीतकर हम उसी मोमेंटम को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नई एंट्री हुई है हैदराबाद की। बड़े बड़े तगड़े प्लेयर्स उन्हें लगे, मार्नस लबशेर उनकी कप्तानी कर रहे हैं और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा कि उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और उनकी पूरी टीम तैयार है। कंपैरिजन करेंगे हैदराबाद की टीम का और लाहौर कलंदर की। लाहौर कलंदर की ऑलमोस्ट वही टीम है जो कि पिछले सीजन में थी, कुछ तब्दीलियां हैं, लेकिन हैदराबाद की ओवरऑल क्योंकि टीम की नई एंट्री है तो हैदराबाद की पूरी टीम हमारे लिए नहीं होगी। दीगर टीम्स में कौन कौन है और ये क्या शेड्यूल है, क्योंकि शेड्यूल में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और आज का मैच या 7 या 8 ये भी कुछ ही देर बाद कंफर्म हो जाएगा कि इसमें कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं। वो आकिब कुरैशी से हम जान लेंगे जो कि वहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद कुरैशी और आकिब कुरैशी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, पीएसएल 11 तैयारियां की गई बड़ी ज़ोरों शोर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं किया गया। मुल्क की मफाद पहले है डेफिनेटली, तो स्पेक्टेटर्स के बगैर तो अब प्लेयर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि उस तरह से मज़ा नहीं आएगा। हमने भी कह दिया कि जनाब वहाँ पे जो प्लेयर्स के साथ फैंस का इंटरेक्शन होता है, वो एक बैकअप करना, वो क्राउड का शोर, वो प्रेशर, उसका मज़ा ही और है। आज का मैच उसी तरह का मज़े का होने वाला है क्योंकि लाहौर कलंदर्स को लाहौर में देख के खुश तो होते हैं। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर ये जो पीएसएल का सीज़न 11 है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पीएसएल 8 के बाद ये कहा गया था कि जिस तरह से पीएसएल को फ्लरिश करना चाहिए था, जिस तरह से ब्रांड को ऊपर जाना, जो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा था पीएसएल 8 तक, उसके बाद सीज़न 9 और सीज़न 10 के अंदर जो है वो इस तरह की सीज़न 10 के अंदर कुछ आउटसाइड रीजंस की वजह से भी इसको पहले रोका गया, फिर दोबारा करवाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने उस इवेंट को मुकम्मल करवा लिया था। तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल ही दोबारा जो है वो बनी हुई है। अगर हम इस रीजन की बात करें, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन यहाँ बनी हुई हैं, तो उसके बावजूद मैं सबसे पहले तो पीसीबी की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इवेंट के इनेकाद को यकीनी बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इवेंट अपने टाइम पर अनाउंस हुआ, उसकी तैयारियाँ हुई और अब वो मैच जो है अब से कुछ देर बाद पहला मैच का खेला जाने वाला है, तो बिल्कुल जोशो खरोश मौजूद है। लोग जो है वो प्लेयर्स को देखना चाहते हैं और पीएसएल पाकिस्तानी टीम की बुरी कारकर्दगी के बावजूद पीएसएल एक ऐसा इवेंट है कि जिसके बारे में एक्साइटमेंट बहरहाल होती है। और आज हम भी जब यहाँ पर आ रहे थे तो हम भी ये बात कर रहे थे कि लाहौर और हैदराबाद का मैच है तो हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद जो है वो नई टीम है और नई टीम जब ऐड होती है तो जाहिर है कि उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ होती हैं फैंस की कि शायद ये टीम जो है वो एक अच्छे बिल्डअप के साथ चंद मैचेस जीतने के बाद मज़ीद एक्साइटमेंट जो है वो टूर्नामेंट के अंदर ऐड करेगी। लेकिन जब लाहौर की बात आती है तो फिर लाहौरिये जो है वो थोड़े ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, लाहौर थोड़े ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं और हमेशा से उनके सेंटिमेंट जो है वो लाहौर के साथ ही रहे हैं। उन सीज़न में भी जब लाहौर कलंदर्स जो है वो आखिर पर फिनिश किया करती थी और अब 10 सीज़न गुजरने के बाद तो लाहौर जो है वो जॉइंट इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम भी बन चुकी है। तो स्टेक्स आए हैं लाहौर के अंदर। स्टार स्टडीज साइड हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा उसका पॉइंट आउट किया, उनका बैलेंस बना हुआ है, ये लड़के काफ़ी अरसे से साथ खेल रहे हैं। एक और एडवांटेज जो इनको हासिल है वो होम ग्राउंड का एडवांटेज है। तो ये दो टीमें लाहौर और कराची जहाँ पर मैचेस होने जा रहे हैं पीएसएल के, ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज में होंगी मैं समझता हूँ कि इस पीएसएल 11 में। और होम ग्राउंड कज़ाफ़ी में जितने मैच लाहौर के अंदर खेली है उतनी मेरा ख्याल है कोई टीम भी नहीं खेली है। हैदराबाद की टीम बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें जो हमारे सामने टीम शीट यहाँ पर आई हुई है, लड़के यहाँ पर यकीन कुछ ना कुछ खेल चुके हैं, डोमेस्टिक भी खेले हैं। पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं, लेकिन लाहौर को ये एज बहरहाल हासिल है कि उनका जो होम ग्राउंड है वहाँ पर उनके सारे मैचेस जो है वो खेले जाने हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इनके प्लेयर बाय प्लेयर अगर हम इनको डिस्कस कर लें, मीनवाइल हमें अहमद ने भी ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द शो अहमद। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, चूँकि पिछले दो टाइटल जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने जितवाए हुए हैं, वो डिजर्व करते हैं, जाहिर है। ओडीआई के कप्तान भी हैं। अच्छा अहमद सईद साहब, शाहीन शाह अफरीदी है, अब्दुल्ला शफीक है, सिकंदर रज़ा है, ये याद होगा आपको पिछला फाइनल इन्होंने जितवाया था, मुस्तफिजुर रहमान जिसकी वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ था। ठीक है, पिछले दिनों जो क्रिकेट में हलचल मची हुई थी, मुस्तफिजुर रहमान वो बिलाखिर पाकिस्तान सुपर लीग में और लाहौर कलंदर का हिस्सा हो चुके हैं। ठीक है, हारिस रऊफ हैं जी, उसामा मीर की इंक्लूजन नहीं। उसामा मीर गालिबन लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेले थे। अच्छा, फ़खर जमान है, इनके लिए बड़ी तगदो की गई। उबैद शाह, हसीबुल्ला मेरे ख्याल जलमी से इधर आए। अच्छा, मोहम्मद फारूक है, ये एक न्यू एडिशन है, इमर्जिंग कैटेगरी में है। दासुन शानका जो कि नहीं आ रहे, जो वापस चले गए। रायन बर्ल को रात को जो है उन्हें ऐड कर लिया है ज़िम्बाब्वे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी परवेज हुसैन इमॉन, ये वही बांग्लादेश के हैं जी? हाँ, बांग्लादेश। ओके। उसके बाद आसिफ अली,
ये भी गालिबन अब खेल रहे हैं लाहौर कलंदर से, ठीक है। अच्छा, आसिफ अली एक सीजन पहले खेले हैं खेल चुके। हुसैन तलत हैं जी, तैयब ताहिर है, ये न्यू टैलेंट है, अंडर 19 से गालिबन इनको हमने लिया है। अच्छा नहीं ये वो तैयब ताहिर हो रहा है, अच्छा मैं माजरा चाहता हूँ, ये वो ठीक है, ओके। उसके बाद बेला लागे, ये एक अच्छा एडिशन है। उसके बाद हरमान है, माज खान है और शहाब खान, ये जी पूरी फहरिस्त है। इस पर पहले आप कमेंट करें, ठीक है, फिर उसके बाद अहमद कुरैशी की तरफ चलते हैं। टीम कैसी आपको लगी? आप समझते हैं कि बैलेंस बन पाएगा? क्योंकि लाहौर के अंदर के स्टार्ट के एडिशन में ऐसा लगता था कि जैसे इनकी कोई टीम ही नहीं है। अब जितनी भी ये न्यू एंट्रीज हुई हैं, क्या प्लेइंग 11 दी बेस्ट प्लेइंग 11 इसमें से निकल सकती है? देखें, लाहौर के अगर स्क्वाड को आप सामने रखें तो ये ज़ाहिर 15-16 का स्क्वाड है जो पूरा एक्सटेंसिव एक लिस्ट हमारे सामने आई है। लेकिन इसमें से अगर आप 10 या 11 निकालेंगे, जो स्टार्टिंग 11 होगी वो तो वही होगी जो पिछले साल खेलती हुई आपको नजर आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हमें वही प्लेयर नजर आ रहे हैं जो रिपीट होंगे। नईम के साथ जो है वो फ़खर जमान ही मेरा ख्याल है कि ओपन करेंगे, जो सबसे महंगे प्लेयर भी हैं इस फ्रेंचाइज के। और फ़खर जमान और लाहौर कलंदर ये दो सिनोनिम्स हमें नजर आते हैं, जहाँ लाहौर होगी वहाँ फ़खर जमान होंगे, जहाँ फ़खर जमान होगी वहाँ लाहौर कलंदर जहन में यकीन कहीं ना कहीं आएगा। तो इन दोनों की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि ओपनिंग पेयर तो बिल्कुल भी तब्दील नहीं होने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें, आपने शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी का तज़किरा किया, तो मेरे जहन में एक बात ये आई है कि PSL 11 शुरू होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की T20 का जो कप्तान है वो किसी भी फ्रेंचाइज का कप्तान जो है बनने में कामयाब नहीं हुआ। तो ये भी एक पॉइंट टू पॉन्डर है, इसके ऊपर थिंक करना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम की जो नेशनल टीम है उसके कप्तान की किसी टीम में जगह नहीं बन पाई कि वो किस टीम का कप्तानी का अहल कर पाता। और शाहीन अफरीदी की आप कप्तानी की अगर बात करें तो इनके क्रेडेंशियल जो है वो T20 में सामने आए थे, जब इन्होंने T20 जीता था। उसके बाद हमने इनको T20 की नेशनल टीम दी और एक सीरीज के बाद हमने इनको हटा दिया, और अब हम इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 का ODI वर्ल्ड कप जो है वो हमें जितवाएंगे। जबकि मुझे ये लगता है कि शाहीन अफरीदी की पिछली PSL में भी हम अक्सर ये बात करते थे कि उनकी जो कारकर्दगी नए बॉल के साथ आती थी वो पाकिस्तान की टीम में भी नहीं आ रही, और PSL में लाहौर की टीम में भी नहीं आ रही है वो वाली कारकर्दगी। तो शाहीन अफरीदी जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से जिस चीज़ के ऊपर लैग कर रहे हैं वो ये है कि हमें उनसे नए बॉल से विकेट चाहिए। उनकी कप्तानी बाद में आएगी, उनके वो जो एग्रेसिव एक्शन वो करते हैं वो बाद में आएंगे, जो टांग निकाल के वो छक्का मारने की कोशिश करते हैं वो बहुत बाद में आएगी। तो हमने अनफॉर्चुनेटली शाहीन के उस एट्रीब्यूट को सेल करने की कोशिश की जो उसका एट्रीब्यूट मेरे तौर पर था ही नहीं। यही सलूक हमने किया पाकिस्तान में शादाब खान के साथ भी, और यही सलूक हमने पाकिस्तान के ज़्यादातर जो ऑलराउंडर की अगर आप नजरी देखें तो हमने उनके साथ वो सलूक किया है जिसके लिए वो नहीं आए थे। तो लाहौर के अंदर के बारे में अगर आपने सवाल पूछा है तो मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी कप्तानी से ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट बात है वो उनकी नए बॉल से परफॉर्मेंस है, जो पिछले सीजन में नहीं आई थी। और इस सीजन में लाहौर अगर ब्रेक थ्रू करना चाहती है तो लाहौर को नए बॉल के साथ शाहीन की वो परफॉर्मेंस वापस चाहिए होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद कुरैशी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, ये डेफिनेटली आपका माइक शायद ऑफ है, ये ज़रा मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा, अब ये लाहौर कलंदर की जो 16-17 रुकनी टीम है इसमें से डेफिनेटली वही चेहरे खेलेंगे, इसमें से डेफिनेटली नया चेहरा कोई बहुत कम देखने में मिलेगा। लेट्स से अगर हम बात करें मोहम्मद फारूक है, आई डोंट नो ये कौन है, किस कहां से। उसामा मीर एक ऐसा नाम होगा जो पिछले 11 से में शामिल नहीं थे लेकिन इस 11 में शामिल होंगे। बाकी ऑलमोस्ट तो ये गिने चुने वही 11 प्लेयर ही खेलेंगे लाहौर कलंदर के जो पहले भी खेलते आ रहे हैं। हमजा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी, क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें काइंडली। लाहौर कलंदर की जो ये टीम प्लेइंग 11, मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर इन्हिसार उन्हीं चेहरों पे किया जाएगा जो ऑलरेडी खेलते हुए आ रहे हैं पिछले सीजन, जिसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी चले कप्तान है, हारिस रऊफ वहीं पे रहेंगे, बाबर आजम सॉरी फ़खर जमान वहीं पे रहेंगे, ये सारी सूरत हाल। तो मैं आपको देखे ना बाबर आजम मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि आप फैन हैं उनके। तो ये वही चेहरे आएंगे या फिर नए को मौका दिया जाएगा? अच्छा, ये अब आपने तंजिया तौर पे कहा है कि मैं फैन हूं उनका, अदरवाइज तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है या कोई भी उनका फैन हो। देखें, लाहौर कलंदर्स के बारे में उनके ऑनर कहते हैं कि ये फैमिली है, और फैमिली में जाहिर है वो फिर पुराने फैमिली मेंबर्स को ही प्रायोरिटी देंगे। और उन्होंने तो देखे ना, आपके हारिस रऊफ की कोई खास कारकर्दगी नहीं थी, उसके बावजूद हारिस रऊफ को उन्होंने बिडिंग में गए और इस तरह से वो बिडिंग कर रहे थे जैसे शायद अगर वो 1 अरब के भी हारिस रऊफ कोई और टीम ले रही होती तो वो शायद लाहौर कलंदर चाहती कि उसको रिटेन करे। सेम गोस फॉर फ़खर जमान से, क्योंकि इंजरीज का भी जो है वो मेल जोल चलता रहता है, तो उसके बावजूद उन्होंने उनके लिए भी काफ़ी हाई बिडिंग की। तो जाहिर है उन प्लेयर्स पे ही डिपेंड करेंगे, और ऑल दो के फ्रेंचाइज के लिए उन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया हुआ है, डिलीवर किया हुआ है, 2 बार चैंपियन बनवाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, चाहे उनकी जैसी भी परफॉर्मेंस हो। आई विश के इसी तरह का लगाव कभी नेशनल टीम के लिए भी इन प्लेयर्स का हो। बाकी लाहौर कलंदर्स को आई थिंक जो एक मेजर एडवांटेज है वो ये है कि उनका कॉम्बिनेशन
ऑलरेडी पिछले 2 सीज़न से बड़ा तगड़ा बना हुआ है और वो परफ़ॉर्म करते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हैदराबाद की टीम ज़रा नहीं है। एकदम से उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो लाहौर कलंदर जैसी टीम जो कि ऑलरेडी चैंपियन है उसको हरा दे, तो वो भी कुछ ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट होगी इस टीम की, सो ये देखना होगा कि अभी तक प्लेयर्स किस तरह से जेल इन हुए हैं, किस बिल्कुल टीम ठीक। कॉम्बिनेशन के साथ को ग्राउंड में उतारते हैं, तो फिर फर्दर पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि लाहौर को इस वक़्त जो है वो एज हासिल है कंडीशंस का भी और कॉम्बिनेशन का भी। ठीक है जी, एक एक्सपीरियंस और ब्रेक लेनी एक्सपोज़र। मुझे, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स की प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है आउट ऑफ दीज 16-17 नेम्स, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के वाले से। आपसे कुछ ही देर बाद लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद टीम का टाकरा होगा। ओपनिंग मैच कौन सी टीम जीतने में कामयाब होगी? लाहौर कलंदर का स्क्वाड हमने डिस्कस किया प्लेयर बाय प्लेयर, उसके हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे प्लेइंग 11 अगर उसकी तश्कील दे दी जाए तो ज़रा फैंस के लिए आसानी हो जाएगी, शायकीन के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये 16-17 नाम है, इनमें से प्लेइंग 11 बनाना उनके लिए तो बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर अपेरेंटली देखा जाए तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि किसको रखे किसको आउट करे, वो तो कंडीशंस देखकर टीम में करना है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मीनवाइल मुझे यकीन है कि अहमद कुरैशी साहब ने भी माइंड में टीम बना ली होगी। पहले अहमद सही साहब, क्या टीम बनने जा रही है अगर देखा जाए? ओपनिंग में तो अगेन वही हम देखेंगे, मोहम्मद नईम और फ़खर जमान। आगे क्या चल रहा है? देखें, आपने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश किया कि इस टीम के अंदर जो है वो हुसैन तलत को बाहर निकाला जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर जो पीएसएल मुझे याद पड़ती है जिसमें ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिचेस के ऊपर मैचेस खेले गए थे, उसमें वो इस तरह के मैच नहीं हुए थे कि वो 180, 190, 200 के स्कोर पर जाए। 150, 160 की रेंज के मैचेस हुए थे। और अगर उसी पिच के ऊपर होता है मैच, तो फिर आपको ज़ाहिर दरमियान में एक ऐसा बैटर चाहिए कि जो आपको थोड़ा सा आगे स्टेबिलिटी भी दे, क्योंकि फ़खर जमान और मोहम्मद नईम के बारे में नईम एक ऐसी इनिंग्स खेलते हैं कि जो बहुत रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, और नईम जल्दी आउट होते हैं और फ़खर भी जल्दी आउट होते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा। तो मैं जो जिस टीम के साथ ऑप्ट करूँगा जाना, कंडीशंस को देखते हुए, अगर कंडीशन डिफरेंट होती हैं, दूसरी पिचेस के ऊपर मैच होते हैं, तो फिर आप ये हुसैन तलत को बाहर बिठा के और प्लेयर्स में शामिल कर सकते हैं। इस वक्त जो मुझे लगता है कि नईम के साथ फ़खर जमान डेफिनेटली ओपन करेंगे, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पे, नंबर 4 पर हुसैन तलत, नंबर 5 पर जो लाहौर कलंदर की रॉयल्टी हैं सिकंदर रजा, जो टाइटल भी तो आ चुके हैं उन्हें। नंबर 4 पे आपने क्या कहा? नंबर 4 पर हुसैन तलत को आना चाहिए मेरा ख्याल है, नंबर 5 पर सिकंदर रजा, नंबर 6 पर आसिफ अली। नहीं, हुसैन तलत वैसे कहाँ पे बैटिंग करते हैं? तो हुसैन तलत मिडल ऑर्डर बैटर ही हैं, नंबर 4 नंबर 5 पर ही बैटिंग करते हैं हमेशा। उसके बाद हुसैन तलत जो है वो नेशनल टी20 का जो पिछला सीजन हुआ था उसमें उन्होंने स्कोर भी काफ़ी किया था, एक आध सेंचुरी भी उनकी टी20 में वो स्कोर कर चुके हैं। ठीक है। ये जो टॉप 6 है ये तो बैटिंग हो गई, उसके बाद इनकी बॉलिंग जो है मुझे आपने किसको रखा है? 5 आसिफ अली को। आसिफ अली नंबर 6 के लिए इस टीम में सबसे ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहे हैं। उसके बाद अगर स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग पर आए, बॉलिंग के रिसोर्सेज के हवाले से भी देखें तो लाहौर के अंदर बहुत शानदार कॉम्बिनेशन नजर आता है। 2 स्पिनर इनके अंदर, विला लगे और उसामा मीर, ये इनकी चॉइस होंगे। और उसके बाद शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और मुस्तफिजुर रहमान, ये 3 इनके पास फास्ट बॉलर हैं। हारिस रऊफ जो हैं वो अपनी पेस की वजह से, और मुस्तफिजुर रहमान जो अपनी वेरिएशन की वजह से ये इस टीम में वॉक इन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक 11 ऐसी बन सकती है कि जो लाहौर की इन कंडीशन, प्रोवाइडिंग दैट के मैचेस उसी सॉइल के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के पीछे है, तो मुझे लगता है कि ये वाली 11 जो है बहुत अच्छी रहेगी लाहौर। अहमद कुरैशी साहब, सर कम पेश आपकी टीम भी यही होगी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही यही हैं लाहौर कलंदर के पास। क्या लगता है सर, ओपनिंग वही नईम और फ़खर जमान या फिर अब्दुल्ला शफीक को ट्राई करने का सोचा जा सकता है? मेरे ख्याल में नईम और फ़खर जमान ही ओपनिंग करेंगे। इसमें जो सिर्फ ओवरऑल टीम से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो मुझे लगता है कि जो आपका बैटिंग ऑर्डर है ना, बैटिंग नंबर्स को लेकर डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है सिकंदर बख्त को सिकंदर रजा को थोड़ा सा ऊपर भी खिलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर सिचुएशन ने डिमांड की। हुसैन तलत को अब ये देखना होगा, क्योंकि हुसैन तलत की यहाँ पे बात हो रही थी। आई एम नॉट श्योर कि वो फिट भी हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि वो बाहर हो गए हैं पीएसएल से। अच्छा। तो उनके शोल्डर की जो इंजरी हुई थी उनको, ये अहमद सईद साहब जरा कंफर्म कर लें, क्योंकि जब बांग्लादेश वाली सीरीज थी वनडे, तो वहां पे तो हुसैन तलत हमारे इंजर्ड हो गए थे, वो तो पीएसएल से बाहर ही हो गए थे और उस सीरीज से भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टीम का सर वो तो सीरीज से बाहर करने का बहाना था। वो तो सीरीज से बाहर करने का बहाना था। मेरा ख्याल है उनकी जी इतनी संगीन नौयत की शायद नहीं है। बहरहाल ये जब टीम सामने आएगी तो पता चल जाएगा। इसकी मजीद तफसीलात ज़ाहिर है हमें आकिब भाई ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, जो उसको कवर कर रहे हैं पूरे कैंप को। देखिए, मुझे जहां तक मुझे कंफर्म है हुसैन तलत से, क्योंकि बात भी हुई थी मेरी जब उसको इंजरी हुई थी, तो उसकी इंजरी की जो नौयत थी
वो यही थी और उसको क्लियर कट बता दिया गया था कि आप पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस वजह से वो इस पीएसएल का हिस्सा नहीं है। तो ऑल्दो कि वो क्योंकि ड्राफ्ट में पिक हुआ था तो वो शायद आपके सामने नाम होंगे, लेकिन जो प्रेजेंट स्क्वाड है उसका हुसैन तलत हिस्सा नहीं है, ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। चलिए तो बहुत अच्छा है। तो किसको ला रहे हैं हुसैन तलत की जगह पे? तैयब ताहिर एक ऑप्शन है और हमजा भाई जो है वो इशार कर रहे हैं कि इस टीम में हसीबुल्लाह को भी होना चाहिए। देखें, हसीबुल्लाह को बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में तैयब ताहिर की तरफ जाएंगे। और हसीबुल्लाह को मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी जो है ना वो एंटी एलर्जी फ्रेंचाइजेस ने भी ली हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ली हुई है कि उससे कोई खास एलर्जी है कि बेचारे को टैलेंटेड और टॉप परफॉर्मर होने के बावजूद उसको नहीं खिला रहे। अगर आप देखें जिस तरह से वो इम्पैक्ट डालता है तो मेरे ख्याल में हसीबुल्लाह को होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो लाहौर कलंदर का एक माइंडसेट है, जितना मैं उसको जानता हूँ, मेरे ख्याल में वो तैयब ताहिर के साथ जाएंगे। देखिए हसीबुल्लाह के बारे में यहाँ बात हो रही है, मैं यहाँ एक बात जरूर ऐड कर दूँ। हसीबुल्लाह के बारे में अक्सर ये बात की जाती है कि उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो बहुत अच्छी है, लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर भी और T20 के अंदर भी। लेकिन मुझे लगता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं या जो उनके इर्द गिर्द एडवाइस करने वाले लोग होते हैं, देखें हसीबुल्लाह के बारे में बात करते हुए सबसे पहली जो बात जहन में आती है वो ज़ाहिर है कि वही एक ये बात की जाती है कि चूँकि बलोचिस्तान से हैं, डिप्राइव्ड एरिया से हैं, तो इसलिए उनको टीम में जगह नहीं मिलती। मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हसीबुल्लाह की जो विकेट कीपिंग है उसमें थोड़े से मसाइल हैं, उनकी विकेट कीपिंग को बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो टीम में जब भी आएंगे वो विकेट कीपर बैटर के तौर पर आएंगे, वो प्योरली एक बैट्समैन के तौर पर नहीं आ सकते हैं। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ पर आप ये जो जितने 3-4 नाम आते हैं विकेट कीपर बैटर्स के, उनमें अगर आपके सामने ये पूरी एक लिस्ट आए तो मुझे लगता है कि हसीबुल्लाह को अपनी विकेट कीपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। वो कि बैटिंग वाले एंगल से किया जाए मोहम्मद नईम की कीपिंग का और हसीबुल्लाह की कीपिंग का, तो आप हसीबुल्लाह को नईम से नीचे कंसीडर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये वाला कंपैरिजन आप मेरे से पूछें तो यहाँ तो हसीबुल्लाह की जगह बनती है, लेकिन मोहम्मद नईम चूंकि यूं कह लें कि ओपनिंग के एक्सपर्ट हैं, वो उनको ओपनिंग के और पिछले सीजन में वो क्लिक भी कर गए थे, वो स्क्वाड में शामिल भी हो गए थे और परफॉर्मेंस भी उनकी थी पिछले सीजन में। तो लाहौर कलंदर्स की जिस तरह से उन्होंने मेंटालिटी की बात की है इस फ्रेंचाइज की, उस फ्रेंचाइज की ये मेंटालिटी बता रही है कि वो मोहम्मद नईम को तो ऑप्ट करेंगे ही करेंगे। हसीबुल्लाह विकेट कीपिंग में डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी ज़्यादा रखते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस मोहम्मद नईम के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन मैं हसीबुल्लाह को इससे ऊपर ग्रेड करता हूं। मैं हसीबुल्लाह को पाकिस्तान की टीम का एक कंटेंडर तस्वुर करने की गर्ज से ये बात कर रहा हूं कि जो पाकिस्तानी टीम में प्लेयर आते हैं उनकी अगर हम विकेट कीपिंग के साथ कंपैरिजन करें तो वहां हसीबुल्लाह हमें थोड़े से यूं कहने के नजर आते हैं। देखिए, मैं इस बात से एग्री इस वजह से नहीं करता क्योंकि अगर हम ख्वाजा नाफे को विकेट कीपर होने के बावजूद अगर हम किसी ना किसी तरह कोशिश करते रहे हैं, जो कि नजर आ रहा था, ऑल्दो एडजस्ट हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग डिबेट है कि एज अ बैट्समैन वो एडजस्ट हो जाए कहीं, या इससे पहले भी हमने बहुत सारे विकेट कीपर्स को एज अ बैटर एडजस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में अगर हम नेशनल टीम को भी देखें या हम फ्रेंचाइज लेवल पे भी देखें तो उस हिसाब से अगर आपको उसकी विकेट कीपिंग अप टू द मार्क नहीं लगती तो आप उसको एज अ बैट्समैन के रोल में खिला लें। बैटिंग तो उसकी नो डाउट जबरदस्त है, वो इम्पैक्ट भी डालता है। अच्छा। लेकिन आप बिल्कुल ही किसी की अगर विकेट कीपिंग के मसाइल हैं तो वो विकेट कीपिंग के मसाइल को फिर हल करें ना, उनको सॉर्ट आउट करें, एनसीए में उसके ऊपर काम करें। अब ये तो हल नहीं है कि आप एक ही बंदे पे काम हुआ था, उसको कंसिडरेशन से ही बाहर करते हैं इस वजह से कि वो विकेट कीपर एज अ विकेट कीपर थोड़ा वीक है। तो मेरे ख्याल में अगर एज अ बैट्समैन भी उसकी जगह बनती है तो तैयब ताहिर पे तो मैं उसको कम से कम प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जो फ्रेंचाइज का माइंडसेट है उसको देखते हुए लगता है कि तैयब ताहिर ही खेलेगा। अच्छा, अब आप दोनों भाइयों ने उबैद शाह को बाहर निकाल दिया जो कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा है लाहौर कलंदर्स ने। आपने हसीबुल्लाह को बाहर निकाल दिया जिसको 1 करोड़ 10 लाख में लाहौर कलंदर्स ने खरीदा है। उसके बाद मोहम्मद फारूक है इमर्जिंग कैटेगरी में, शनका ऑलरेडी नहीं है, परवेज हुसैन इमोन जो कि ओपनिंग करते हैं, बांग्लादेशी ओपनर बैटर है। उसके बाद आप लोगों ने तैयब ताहिर को चलो ऑप्शन पे रख लिया है। उसके बाद रुबिन हरमैन है, माज खान है, शहाब खान है। तो ये वो नाम है जो स्पोर्टिंग करैक्टर के तौर पर जरा वहां पे नजर आएंगे। लेकिन फ़खर ज़मान की जो कि इंजरी कंसर्न भी है, इसलिए परवेज हुसैन की तो उस मैच में जगह बन सकती है जिसमें फ़खर ज़मान रेस्ट करवाएंगे तो उनकी जगह। लेकिन उबैद शाह की जगह हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और मुस्तफिजुर रहमान के होते हुए जरा मुश्किल नजर आ रही है। ये तो फिर उनको दुआ करनी पड़ेगी कि एक आधा जो भाई है ना वो उनके लिए कुर्बानी दे, जिससे जो है वो ये। बहरहाल अहमद सईद साहब, अच्छा इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, माइंड ना कीजिएगा जो हमारे लोग सुन रहे हैं, शाहीन अफरीदी जो पहले 2 मैचों में परफॉर्मेंस देंगे ना, हाँ,
परफॉर्मेंस की बेस पर तो उन 2 मैच के बाद शाइन का ड्रॉप होना बनता होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आ रही है पिछले 1 साल से। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगेन वो फ्रेंचाइज का माइंडसेट है, वो फ्रेंचाइज के कप्तान है, फ्रेंचाइज को 3 ट्रॉफी जितवा चुके हैं, वो जो मर्जी करते रहे, वो आगे 14-15 के ओवर भी करवा दे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजन भी लिए जाएं तो हो सकता है कि 2-3 मैचों के बाद मैच आगे जगह बन जाए। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक तगड़ी पैसों के वाले से भी बहुत तगड़ी है, बहुत महंगे महंगे प्लेयर्स लिए हैं हैदराबाद ने और नाम भी है बड़े बड़े। इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसको डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पीएसएल सीजन 11 के हवाले से। आज 7 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद टीम का टकराव होने जा रहा है और हैदराबाद की अच्छी खासी महंगी प्लस तगड़ी टीम अपेरेंटली लग रही है। पेपर अगर उस पर देखा जाए, मानस लबेशेन इसकी कप्तानी कर रहे हैं, उस्मान खान है इसमें जनाब, आकिफ जावेद है, माज सदाकत है, साइम अयूब है, मोहम्मद अली हैं और साथ ही साथ कौशल परेरा है, मोहम्मद इरफान खान है, हसन खान है, ये शयान जहांगीर है, ग्लेन मैक्सवेल है जो कि सेकंड हाफ में ज्वाइन करेंगे, रले मर्दत हैं, शर्जील खान हैं, आसिफ महमूद हैं, हुनैन शाह हैं, रिजवान महमूद हैं, साद अली हैं, तैयब आरिफ हैं, अहमद हुसैन हैं। तो अहमद सही साहब, सर इसकी प्लेइंग 11 क्या बनवाने जा रहे हैं हम? और साइम अयूब से ही ओपन करेंगे हम फिर? देखें, जाहिर है साइम अयूब के लिए 12 करोड़ रुपए का जो है वो पर्स उन्हें अपना खाली किया है। इसमें जरा पहले हम अहमद कुरैशी से पहले बनवा लेते हैं। अहमद कुरैशी साहब, सर हैदराबाद में आप क्या कहेंगे? साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, उनके साथ माज सदाकत या आप शर्जील खान को ट्राई कराएंगे? मेरे ख्याल में सैम अयूब के साथ शर्जील खान जाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको करेंगे, लेकिन माज सदाकत को होना चाहिए क्योंकि वो अच्छे टच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद वन डाउन के लिए कौन से ऑप्शन है, क्योंकि अभी मेरे पास प्लेइंग 11 इस वक्त है नहीं। इसके लिए फिर हमें दोबारा से अहमद सईद का सहारा लेना पड़ेगा। अहमद साहब, ओवर टू यू। देखें, इसमें जो ओपनिंग की आप बात कर रहे हैं, शर्जील खान मेरा ख्याल है पिछला सीजन नहीं खेले। शर्जील खान का ब्रेक के बाद जो है वो आए हैं। उनकी फिटनेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो ठीक पॉइंट आउट किया अहमद कुरैशी साहब ने कि उनकी लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर साइम और माज सदाकत ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है कि ये दोनों प्लेयर इस वक्त टच में हैं। माज सदाकत भी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, पाकिस्तान भी खेल कर आ रहे हैं, सेंचुरी भी एक उन्होंने स्कोर की पाकिस्तान के लिए। साइम अयूब जो है वो बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी है, नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं, 12 करोड़ भी उनके लिए खर्च किए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि 60 लाख जी 12। लेकिन जिस लीग में शादाब खान 7 करोड़ में जा सकते हैं तो उस लीग में साइम अयूब 12 करोड़ 60 लाख में जा सकते हैं, का मसला नहीं है। लेकिन अहमद कुरैशी के जो बेस्टिंग है वो 7 करोड़ में गए हैं बस। अच्छा खैर, कंटिन्यू। तो साइम अयूब के साथ माज सदाकत ही मुझे लगता है कि ओपन करने जाएंगे। नंबर 3 पर कप्तान मानस लबेशेन, जिस अंदाज के वो क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, तीसरे पे मानस लबेशेन, उसमें मेरा ख्याल है कि नंबर 3 ही उनके लिए पोजीशन एक सूटेबल है। उसके अलावा कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पर मानस लबेशेन खेल सकें। ठीक है, ये बिल्कुल इस टीम के सलमान अली आगा बन सकते हैं मानस लबेशेन हैदराबाद के लिए। नंबर 4 पर कुशाल परेरा, ये एक बहुत क्रूशल साइनिंग, बहुत अच्छी साइनिंग की है हैदराबाद ने मेरा ख्याल है। उसके बाद आप अगर देखें तो उस्मान खान इस टीम में विकेट कीपर बैटर के तौर पर नंबर 5 पर वो खेलने के लिए आएंगे। उसके बाद इरफान खान न्याजी हैं जो नंबर 6 पर खेलने के लिए आएंगे। उसके बाद हम्माद आजम जो ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान अंडर-19 टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं, आजकल यूएसए में होते हैं, पाकिस्तान की टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं हम्माद आजम। उसके बाद रायली मेरेडिथ जो ऑस्ट्रेलियन हैं वो इस टीम में आएंगे, आकिफ जावेद हैं, हुनैन शाह हैं और मोहम्मद अली हैं। मुझे लगता है कि ये 11 है जो वॉक इन करेगी। इसके अलावा जो प्लेयर इस टीम में शामिल हैं उनमें अहमद हुसैन हैं, तैयब आरिफ हैं, साद अली हैं, रिजवान महमूद हैं, आसिफ महमूद हैं। अच्छा, इनकी बॉलिंग, अगर इनकी बॉलिंग की बात करें सही साहब, फास्ट बॉलर्स में कौन एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, हैदराबाद में ग्लेन मैक्सवेल भी हैं जो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, जो सीजन जब कंटिन्यू होगा तो कुछ मैचेस के बाद ये इस टीम को ज्वाइन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी इस टीम के में वॉक इन करेंगे। लेकिन अभी जो 11 हमारे सामने है वो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अहमद कुरैशी साहब, सर याद कर लिया आपने ये प्लेइंग 11 जो अभी हमने बनाई है, इसमें बॉलिंग में आपको कौन सा तगड़ा लगता है? हम्माद आजम की एंट्री होती हुई देख रहे हैं हम? देखिए, हम्माद आजम क्योंकि एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, अब मुझे उनकी करंट फॉर्म का नहीं पता कि वो कितने अच्छे रिदम में या फॉर्म में हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडर 19 हो या उसके बाद भी जब खास तौर पे यूएस में मैंने उनको थोड़ा बहुत फॉलो किया है उनकी क्रिकेट को, तो वहाँ पे तो वो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। और अगर उनकी परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच होती हैं तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसमें मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि स्पिनर्स इनके पास कौन से हैं, क्योंकि आई थिंक इन पिचेस पे स्पिनर्स ज़्यादा मैटर करेंगे एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स। अहमद सईद साहब ने जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें आई थिंक 3 फास्ट बॉलर्स का उन्होंने मेंशन किया है और हम्माद आजम को मिला तो फिर 4 हो जाते हैं। 4 हो जाते हैं। तो स्पिनर्स इनके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, स्पिनर में गोल्डन आर्म ऑफ साइम अयूब के होते हुए मेरा ख्याल है किसी और की जरूरत नहीं है शायद क्योंकि ये जो 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं सिर्फ बैटिंग करवाने के लिए नहीं किए गए। 12 करोड़ 60 लाख, 12 करोड़ 60 लाख, सॉरी, ये सिर्फ बैटिंग करवाने के लिए नहीं किए गए हैं।
साइम अयूब से मेरा ख्याल है कि इसमें ओवर करवाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि साइम अयूब ना ओपन करेंगे, लाइक बॉलिंग में भी ओपन करेंगे, ऐसा फील नहीं, आ लेकिन रहा है। देखिए साइम अयूब का दौर चल रहा है आजकल, लोगों का जो है ना वो टाइम आता है, साइम अयूब का दौर चल रहा है पाकिस्तान की टीम में भी और पीएसएल में भी। वो जहां भी जाते हैं साइम अयूब वो नया बॉल भी करेंगे और वो मुझे लगता है कि इनिंग भी ओपन करने के लिए आएंगे। तो 12 करोड़ 60 लाख जो साइम अयूब के लिए खर्च किए गए हैं वो उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए। जब अहमद कुरैशी साहब, जब बाबर आजम मोहम्मद नवाज को कहते थे ना कि तुम मेरे मैच विनर हो, उस टाइम पे साइम अयूब ने कहा था कि तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, तो वो दौर आ गया। तो साइम अयूब ओपन करने जा रहे हैं दोनों एंड पे। अच्छा, अब आपके नजदीक जी अहमद, एक चीज पॉइंट में ऐड कर दूं, वो ये कि देखें ये बड़ा एक ना सीरियस थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे हैदराबाद की टीम के लिए, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ साइम अयूब की हद तक नहीं रह सकती। आपको मिडिल ओवर में भी, खासतौर पे अपना पावर प्ले के बाद भी कोई एक आधा स्पिनर एटलीस्ट ऐसा चाहिए होगा कि अगर एक अहमद कुरैशी, ये जो इमर्जिंग प्लेयर है ना, डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई स्पिनर होगा, क्योंकि एक दो नाम चेहरे ऐसे हैं जो अभी हमने नहीं देखा। हाँ, अब ये देखो, अगर ओवरसीज में देखा जाए तो ये रायली मर्जित हैं जिनको 4 करोड़ 20 लाख फास्ट बॉलर। अच्छा, उसके बाद ये शायान जहांगीर जो है, ये एक स्पिनर आपको नजर आ सकते हैं। शायान जहांगीर ये यूएसए के प्लेयर है और ये लेकिन ये जो इन्होंने स्पिन वाला फैक्टर इसमें ऐड किया हैदराबाद में, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम पॉइंट उन्हें ऐड कर दिया। स्पिनर अगर इस टीम में है भी तो उनकी जगह इसमें नहीं बनती है। तो ग्लेन मैक्सवेल जब आएंगे टीम में और जब साइम अयूब आएंगे, देखें पाकिस्तान इसमें अगर आप पीएसएल के लास्ट सीजन के भी मैचेस देखें ना, तो 200 250 रन्स बनते भी रहे हैं और फिर चेस भी होते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ब्रेक थ्रू दिला सकता है दरमियान के खास तौर पे ओवर्स में आके 8वें ओवर से 16वें ओवर तक, तो वो स्पिनर्स ही आपको दिला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फास्ट बॉलर्स को मार पड़नी शुरू हो गई तो साइम अयूब के भी आपके पास 4 ही ओवर हैं और 4 में से ज्यादा वो शायद पिचेस की कंडीशन को या बैटिंग ट्रैक को देखते हुए 1 या 2 अच्छे ओवर कर लेंगे। और अगर अल्लाह ना करे उनको भी लपेट लिया बैट्समैनों ने, तो फिर तो हैदराबाद की मेरे ख्याल में सत्ते ही खैरान है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये जो स्पिन वाला फैक्टर है ना, ये देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर के जो आप स्कोर्स की बात कर रहे हैं, लाहौर के जो मैचेस थे उनका पार स्कोर लास्ट ईयर 150-160 ही रहा था। क्योंकि ये मैचेस जो है ना उस पिच के ऊपर हुए थे जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल, क्योंकि हम पता नहीं किन हवाओं में थे उस वक्त। हमें ये बातें तो बहुत करनी आती है कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल से पीछे ले आएँ, बाउंसी ट्रैक्स बना दें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके ऊपर इन प्लेयर्स को खिलाकर हमने उनसे हासिल क्या करना है। तो ये जो मैचेस हुए, हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी पिच यहाँ पर इस्तेमाल होती है। और अगर वही पिचेज इस्तेमाल होती हैं जो लास्ट ईयर हुई हैं, तो फिर उसके हिसाब से हैदराबाद की टीम, मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि इसमें साइम अयूब के अगर 4 ओवर पूरे हो जाएं तो उनकी टीम वेल गुड इनफ है लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अच्छा, मैं अभी भी स्पिनर ढूंढ रहा हूँ और मैं सर्च भी कर रहा हूँ साथ की, इनमें से ये मेरे ख्याल जो महमूद ब्रदर्स हैं 2। देखिए अहमद हुसैन जो है ना इसमें ये एक स्पिनर है, लेकिन मैं अगेन आपको बात बता रहा हूँ कि जिन भी लोगों ने ये टीम बनाई है, जो ऑक्शन में शामिल थे या जिन लोगों ने ये कॉम्बिनेशन बनाने थे, उन्होंने प्लेयर खरीदते वक्त ये ख्याल नहीं रखा कि इस प्लेयर को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। पीएसएल में माजी में भी कोचेज ने जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं उनके साथ ये बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर हैं जो अपने पोटेंशियल को नहीं, तो पीसीबी को ने जो इमर्जिंग कैटेगरी बनाई थी जिसमें उन्हें प्लेयर्स के लिए खेलना जरूरी करार दिया था, मुझे लगता है कि साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि आप जब तक आप अपनी अगर आपने पीएसएल से टीम बनानी है पाकिस्तान की, जो कि बन रही है पिछले 2 सालों से, तो आपको प्लेयर सेलेक्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि इन प्लेयर्स का आउटपुट आपने कैसे लेना है। इसमें एक फैक्टर और जो लास्ट ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे ओनर्स के बारे में, लाहौर कलंदर्स के ओनर्स की बहुत बात होती है। लेकिन ये ओनर्स जो होते हैं ना, ये आफ्टर ऑल बिजनेसमैन होते हैं। इनकी अप्रोच बिजनेसमैन वाली होती है, इनकी सोच समझ वहीं तक होती है। जो क्रिकेटिंग डिसीजंस होते हैं, जो क्रिकेट जिसका ताल्लुक क्रिकेट की समझ के साथ है, वो इनके पास नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इसको भी बैलेंस करना चाहिए पीएसएल को कि जो ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट है टीम डिसीजंस के अंदर वो किस हद तक हो। बिल्कुल ठीक है। लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज तो हमें देखकर लगता है कि शायद आकिब जावेद के जाने के बाद वो फैसले ही सारे उनके दोनों भाई जो ओनर है टीम के बैठ के वो बैठकर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट है ये कम होनी चाहिए या इसको रेगुलेट करना चाहिए पीसीबी को किसी ना किसी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अहमद कुरैशी साहब क्या ऐड कर रहे थे जरा क्विकली सर? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो हम बात कर रहे थे ना पिचेस के हवाले से, देखें सारे मैच तो एक तो हैदराबाद की टीम के लाहौर में नहीं है, ऑब्वियसली कराची में भी खेलने होंगे। और मुझे ये लगता है क्योंकि इस बार क्राउड भी नहीं होगा और पीसीबी की जो सारी डिपेंडेंसी है वो डिपेंड कर रही होगी व्यूअरशिप की
आई बॉल्स पे, चाहे आपके वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या वाया टीवी, तो उसमें मेरे ख्याल में वो उसको मजीद इंटरटेनिंग बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग फ्लैट या अपना ट्रैक्स या बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स ही देंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है फिर तो इनको सही अच्छी खासी मुझे लगता है कि तकलीफ मिल सकती है हैदराबाद की टीम को। और बाकी देखें हमारे यहाँ ऑनर्स का प्रॉब्लम ये होता है ना कि ऑनर्स जब टीमें खरीदते हैं पीएसएल में, तो जब उनके आगे पीछे मीडिया, टीवी शो, सुपरस्टार्स इर्द गिर्द, तो वो भी अपने आप को जो है ना वो बहुत बड़ा इमरान खान, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम ही समझ रहे बिल्कुल होते ऐसे ही हैं। है। अहमद कैसी तो साहब, टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया, इंतहाई माजरत, कल आपको दोबारा लेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। आज 6:30 बजे टॉस है, 7 बजे जो है वो लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद मैच एंजॉय करें घरों में बैठकर, और कल इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौन जीता कौन हारा, किस वजह से हारा। देखते रहिए GNN।